हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आज आ गई है। क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल्स, पूरे बुक के वो लेके आ चुका हूँ। छाट छाट के लाया हूँ। हालांकि ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 आपको कल सुबह मिलेगा। बाकी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे न्यूमेरिकल्स के, उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी, लगातार आएंगी, तो धूम मचा देना। इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना। विज्ञान में जैसे हम मैथ में फोड़ के आए ना, वैसे विज्ञान में भी फोड़ना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सो बच्चों देखो, हमें क्या दिया रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखो हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी है ना, जो फोकस दूरी हमें दे रखी है बच्चों, एफ से प्रदर्शित करते हैं। 40 सेंटीमीटर दे रखी है। और फोकस दूरी है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है 40 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या आर। हमें आर का मान निकालना है, ठीक है। देखो बच्चों, आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे आप? वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, एफ बराबर जो होता है वो होता है आर बट्टे 2, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा एफ। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो हम मान रख देंगे। मान क्या है? देखो 2, एफ का मान हमारे पास क्या है? माइनस के 40, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, माइनस के 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? माइनस की 80 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है, और मेरा दावा है बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं बच्चों। कह रहे हैं कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देखो हमें क्या दे रखा है बच्चों इसमें, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, ठीक है। हमें यू दे रखा है, दर्पण के सामने वस्तु की दूरी दे रखी है ना, यू दे रखा है। तो हमें दिया क्या है? यू। यू दे रखा है माइनस के 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में लिया जाएगा, हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी प्लस नहीं होता है। जो वस्तु होती है हमेशा, ठीक है ना, दर्पण के सामने इस तरफ रखी जाती है। और आपको पता है इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यू का मान हमेशा नेगेटिव होगा, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। और क्या दे रखा है हमें? आवर्धन क्षमता एम दे रखा है। कितना? देखो यहाँ पर दे रखा है 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। तो माइनस का 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने ले लिया। और ये प्रश्न जो है बच्चों, ये दर्पण के लिए है, ठीक। किसके लिए? दर्पण के लिए होता है। और आप जानते हैं दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? दर्पण के लिए आवर्धन, ठीक है ना, क्या होता है सूत्र? एम बराबर जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के भी बट्टा यू, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमें क्या ज्ञात करना है? वी ज्ञात करना है, ठीक है। सो एम का मान प्रश्न में क्या दे रखा है? माइनस के 3, माइनस के वी हमें ज्ञात करना है। और यू का मान कितना? माइनस के 10। तो माइनस माइनस कटा, 10 तियाँ 30। तो वी का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 30 सेंटीमीटर। वी का मान क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि ये सामने रखा गया है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इस माइनस चिन्ह से आप ये बताएंगे कि जो प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण के सामने, अगर प्लस होता तो पीछे बनता, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। कह रहे एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यू आपको दे रखा है माइनस के 20 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
तो v निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है बच्चों, सबसे पहले फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमें दे रखा है यू दे रखा है माइनस के 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ प्लस करेंगे, लिखना पड़ेगा माइनस का। वास्तव की प्रतिबिंब यानी कि हमें वी का मान ज्ञात करना है। ये सभी प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, वी का मान ज्ञात करना है। क्या ये दर्पण है, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा, ये दर्पण सूत्र होता है। लेंस बोलेगा तो प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, बस माइनस हो जाता है। सो मैं आगे हल करता हूँ। देखो f का मान क्या है, हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 1/10। ठीक है, और 1/v का मान हमें नहीं मालूम, और u का मान है 20 नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ से प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, मैं दिखा भी देता हूँ, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 1/20। ठीक है जी, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का। ठीक है, तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, 20, 10 दूनी 20, 2 1 कम 2, 20 1 कम 20, 1 कम 1, यहाँ पर 1/20, तो ये हो जाएगा 3/20 बराबर 1/v। पलट देंगे तो v/1 तो ये हो जाएगा 20/3। भाग देंगे, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 चलता रहेगा, तो 6 आता रहेगा, तो 6 7 लिख दिया, तो v का मान आ गया 6.67, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया हमने, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था, ये आपको आपका आंसर मिल गया। अब v का मान प्लस में आया है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये आखिरी में लिख देंगे आप। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि प्लस चिन्ह है तो पीछे बनेगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, देखो संलग्न चित्र बोला है, तो यहाँ पे चित्र नहीं है, मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ कि भैया हमारे पास चित्र कैसा है। ठीक है, ये हमारे पास चित्र है, देखो मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ, कौन सा चित्र था। यहाँ से ना एक किरण आती है, ये ऐसे, ये किरण आई और फिर ऐसे इधर से चली गई टकरा के, और फिर यहाँ पे जो कुछ कोण बनेंगे। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो माध्यम है बच्चों वो वायु का है, और ये वाला माध्यम ऐसे नॉर्मल एक माध्यम है नीचे वाला। ठीक है, जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ यूपी बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं लगातार रिपीट। ठीक है, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, देखो तो हमें क्या नहीं पता, हमें क्या बोल रहे हैं, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण की वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम का क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमें आई कोण ये होता है, और ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण होता है, दोनों के दोनों हमें मालूम नहीं है, तो हमें पहले आई निकालना पड़ेगा, हमें फिर आर निकालना पड़ेगा, है ना, दोनों के दोनों कोण। आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, और यहाँ से लेकर ये भी 90 होता है कि नहीं। तो हमें निकालना क्या है वैसे, अपवर्तनांक, जिसका सूत्र होता है एन बराबर साइन आई, स्नेल के नियम, साइन आई बट्टे साइन आर, यही होता है। ये हमें हमारा सूत्र मालूम है, लेकिन हमें फिलहाल क्या नहीं पता, आर और आई दोनों नहीं पता, तो वो पहली प्रायोरिटी वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई बराबर, ठीक है, टोटल 90 है, 90 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, देखो ये क्या होता है, ठीक है, ये आपतन है, 90 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 60 घटाना पड़ेगा। तो 90 में से मैं 60 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर मुझे क्या निकालना है, अपवर्तन कोण, नीचे वाला अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, वो भी हो जाएगा। 90 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 45, यानी कि 45 बचेगा। ये समीकरण 1 है, अतः समीकरण 1 से इसलिए वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष। बच्चों मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं क्लास 10 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे लिख दोगे चैनल का नाम तो वीडियो आ जाएगी। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। तो n बराबर मान रखेंगे साइन आई हमारे पास कितना है 30 डिग्री, और साइन आर कितना है 45 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/√2, सॉरी 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, है ना, कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसकी गुणा इसके साथ √2 1 कम √2, नीचे 2 1 कम 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, 2 से 2 कटा, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, बिकॉज शक्ल अगर दिखाना चाहता तो जगह कम पड़ जाती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि ये सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए एग्जाम में। कह रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल इतनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इतना है, ठीक है। आप जानते हैं आपको क्या दिया है, वैसे क्या होता है आपको पता है कि जो अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v होता है, ठीक है। आपको दिया क्या है, आपको दे रखा है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है, यानी कि c, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसे याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि ये दे दें, ठीक है, याद होना चाहिए। और प्रकाश की चाल आपको निकालनी है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे हम क्या किससे दर्शाएंगे v से, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, ठीक है। तो n का मान, ये v बराबर क्या हो जाएगा c/n, तो c का मान क्या दे रखा है 3 × 10⁸, और n का मान दे रखा है 1.5, 1.5 दूनी 3, तो v का मान आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं अपवर्तनांक पर ही। कह रहे हैं वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के जो अपवर्तनांक हैं क्रमशः इतने और इतने हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, और जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, दिया है, देखो वायु, एयर, जल, वाटर, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है अपवर्तनांक, देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3, एयर अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, और वायु के सापेक्ष और कांच का ग्लास, जी फॉर ग्लास, ठीक है, 3/2 रखा है। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या निकालना है, जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष ग्लास अपवर्तनांक निकालना है जल का, ठीक है, ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे g है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये w नीचे, तो w वाला ऊपर आ जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा ANW बट्टे में आ जाएगा ANG, मान रख देंगे। तो a इसका मान है 4/3 और इसका मान है 3/2, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 4 × 2, फिर है 3 × 3, कुछ कटपिटा नहीं, ऊपर पर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 3 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/9, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या बोल रहे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए।
5 नंबर में हर साल एक इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखो बच्चों, दिया है, क्या दे रखा है, फोकस दूरी अवतल दर्पण बोला है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, यानी कि यू दे रखा है माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो हमें वी नहीं पता। और 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है एच बराबर वो 2 सेंटीमीटर है, हमें उसकी एच एस नहीं पता, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं पता, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या है ये, दर्पण का सूत्र है, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से, एकदम सिंपल वे में करा रहा हूँ, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v, और लेंस लिखा होता है तो माइनस लग जाता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये सूत्र होता है। सूत्रों को जितनी बार लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, देखो मान रखेंगे, तो 1/f, f का मान है माइनस के 15, v का मान हमें नहीं मालूम, और u का मान माइनस का 3 है, 30 है तो रख दिया, प्लस माइनस 30 हो जाएगा ना, ये प्लस है ये मान माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट रख दिया, ठीक है जी। तो ये माइनस का 1/15, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/v, इधर से लॉस रुपये कितना आ जाएगा बच्चों, 30, और इधर है 1/v, ठीक है। लॉस रुपये 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, 30 1 कम 30, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/30, तो v आ गया 1/30 गुना करोगे, v 1 कम v, 30 1 कम 30 नेगेटिव के, तो v का मान आ गया 30 सेंटीमीटर, v का मान क्या आ गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर माइनस के, तो आंसर क्या होगा, अतः प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होगा बच्चों, माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या है, सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पार्ट में, आवर्धन के लिए, आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है, क्योंकि ये दर्पण के लिए आवर्धन है तो सूत्र होता है h/h बराबर माइनस के v/u, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर है, मान रखेंगे, तो h' क्या है, h' पता नहीं, h का मान पता है 2 सेंटीमीटर, माइनस v का मान है माइनस के 30, और u का मान हमारे पास था माइनस के 30, ठीक है। तो माइनस माइनस कटा, तो h' का मान देखो 30 1 कम 30, तो h' का मान क्या आ गया, 2 1 कम 2, माइनस के 2, ठीक है, 2 1 कम 2 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि h' क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये तो वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, h' क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो आंसर में क्या लिखोगे, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब माइनस के 2 सेंटीमीटर मत लिख देना, 2 सेंटीमीटर होगी, माइनस तुम्हें क्या इंगित कर रहा है कि किधर बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, ठीक है, माइनस आया है तो नीचे बनेगा, ठीक है, माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर पॉजिटिव आता तो प्रतिबिंब सीधा बनता, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आइडिया लगती है, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है 5 नंबर में एक, ठीक है, सिंपल वे में समझा दिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण, वो वाला क्वेश्चन अवतल था तो ये मैंने उत्तल लिया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ये वो आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले चीज़ हमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है, यू दे रखा है कितना, देखो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर के दूर पर एक वस्तु
प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो पहले तो ये दे रखा है, यूँ दे रखा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो जो उत्तल दर्पण होता है ना, कैसा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण होता है। तो मैं नोट करके लिख भी लो आप, नोट क्या है, नोट कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है कि नहीं। ये चीज आपके बहुविकल्प के प्रश्न में भी आ सकता है, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो आवर्धन क्या होगा, इसलिए जो आवर्धन होगा, प्रश्न में बोला है कि प्रतिबिंब की लंबाई की वस्तु की लंबाई की आधी हो जाती है। तो यानी कि m आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, m 1/2 दे रखा है, आधी हो जाती है। ये चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसकी मदद से हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें v निकालना है। हमें क्या निकालना है, v की गणना करनी है और f की भी गणना करनी है। ठीक है, हमें क्या गणना करनी है, f की भी गणना करनी है, दो चीज़ों की गणना करनी है। शानदार क्वेश्चन है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। क्या क्वेश्चन किसका है, दर्पण का है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है दर्पण के लिए -v/u। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो m का मान हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस v मुझे पता नहीं, लेकिन u हमें पता है। u कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -25, माइनस से माइनस कटा। ठीक है, तो 25 बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, तो 25/2 इधर v आ गया। ठीक है, तो भाग दो दोगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये v का मान आ गया, जो आपको पता नहीं था। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया। v निकालने के लिए बोला तो मिल गया। अब आपको एफ भी निकालना है ना, प्रश्न में क्या बोला गया, एफ भी निकालो। थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे करते हैं हल। ठीक है, एफ पे आ जाते हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र तो क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र के लिए अलग अलग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं एनसीईआरटी के, वो भी ज़रूर देख लेना। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है जी, मान रखेंगे। f का मान हमें नहीं पता, v का मान क्या है, यहाँ पर 25/2 होता है ना, यही रखो 25/2, 10 वाले मत रख देना। और u का मान क्या है, -25, तो प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्ट मैंने रख दिया। ये बट्टे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में, तो ये हो जाएगा 2/25 और ये 1/25, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 25। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 - 1, यह आ जाएगा 1/25, यानी कि 1/f बराबर 1/25। तिरछे गुना कर दोगे, f एकम f बराबर 25 एकम 25। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया। तो f का मान कितना होगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कैसा दर्पण था, उत्तल दर्पण था। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, प्लस में होती है, और ये प्लस में भी आ रहा है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है n बराबर इसका, ये तो 1/sin c। ठीक है, क्रांतिक कोण के लिए आपको कोण कितना दे रखा है, 45। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख देना है। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/sin45। ठीक है, sin45 का मान होता है 1/√2, बट्टे का √2 ऊपर आ जाएगा, √2/1 क्या आ जाएगा, √2। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें बच्चों। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्वेश्चन लिया है। 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर, देखो फोकस दूरी हमें दे रखी है 10, 20 सेंटीमीटर दूर यानी कि u, 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती यानी कि मोमबत्ती की लंबाई h ये दे रखा है। लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब h' निकालनी है, प्रकृति निकालनी है, उसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को पिछले सालों में ना कई बार पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन को
तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, दिया है क्या दिया है हमें, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ, ठीक है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर सामने रखी जाती है। तो यू का मान क्या दे रखा है बच्चों, 20, तो यू हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है, एच हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर लंबा, तो एच हमारे पास 10 है, हमें एच डस की गणना करनी है, हमें वी की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/e होता है। ठीक है, ये बस माइनस लग जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f का मान है 1/10, v का मान हमें निकालना है, और u का मान है -20, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस का प्लस का 1/e पे सीधा के माइनस का हो जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 20, 10 दूनी 20, 2 1 कम 2, 20 1 कम 20, 1 1 कम 1, तो यहाँ से आ गया 1/20, और यहाँ है 1/f, v 1 कम v, 20 1 कम 20। ठीक है, तो ये हमें हमारा पहला आंसर मिल गया। तो v क्या होगा, v हमारा होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान धनात्मक है, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूसरी ओर। ठीक है, पीछे बनेगा, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि v का मान धनात्मक है अतः प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये हिंदी में आप लिख देना। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें आवर्धन निकालना होता है, प्रकृति बोला है तो आवर्धन की जाना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएंगे, चूंकि आवर्धन किसके लिए है सूत्र, आवर्धन आपकी बार है लेंस के लिए। तो लेंस के लिए सूत्र आवर्धन m बराबर क्या होता है, h/h v/u, प्लस में आता है इसमें लेंस के केस में। ठीक है, उल्टा हो जाता है, देखो ये वाला नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। देखो h का मान हमें निकालना है और h हमें दे रखा है, h इन दोनों को बराबर ले लेंगे ना, आखिरी दो को। h का मान हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, 10, v का मान हमने 20 निकाला, और u का मान कितना है, u का मान भी हमारे पास 20 है, तो 20 से कम 20, तो h ये 10 से कम 10 माइनस के, h का मान क्या आ गया, h का मान -10। ठीक है ना, तो माइनस, वैसे तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, माइनस चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर लंबा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, ये लास्ट में लिख देंगे। इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक, उल्टा तथा प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर की होगी, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाऊँ। ये प्रश्न में आपको मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन टैकल करना है, मुझे नहीं। एग्ज़ाम आपको देना है बच्चों, मुझे नहीं। मेरा काम आपको समझाना है। अगर आप समझ रहे हैं, वाकई समझ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन सही देता है। जो सही आंसर देगा उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, और सच में देखूँगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है, कुछ भी अब तक समझ रहे हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके बताओ। आसान है यार, हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी, है ना, तो उतना ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, और क्षमता की गणना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो
कौन सा है, ये निकट दृष्टि दोष है। ये पहले ही बोल दें, निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सी फोकस दूरी का प्रयोग करना चाहिए? देखो 25 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? निकट दृष्टि दोष के लिए जब आप किताब वगैरह पढ़ते हो तो कितना दूरी पे रख के पढ़ना पड़ता है? 25 सेंटीमीटर मिनिमम। तो यू आपका कितना होता है? मिनिमम 25। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है ना? तो दिया है, क्या दिया है कि जो यू होगा निकट दृष्टि दोष के लिए, वो यू क्या होता है? माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ से बोला गया है व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो वी देखो 10 सेंटीमीटर दूरी तक ही दे सकता है। आँख के सामने रखी है वस्तु, है ना? आँख के सामने रखी है वस्तु, आँख भी हमारा एक लेंस हुआ ना, तो सामने रखी है, सामने रखे यानी कि वी आपका कितना होगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वी कितना होगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये भी आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है? एफ की गणना करनी है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताओ। अभी वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता ही लग जाएगा। और अवतल अरे क्या बोल रहा हूँ, और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है वो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो हमारा जो आँख होता है, ठीक है, हमारा जो आँख होता है ना, ये एक लेंस की तरह काम करता है। ठीक, किसकी तरह काम करता है? लेंस की तरह। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाओगे? लेंस सूत्र लगाओगे। ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, एक बार लिख के बताओ। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। बहुत शानदार। v का मान क्या है? माइनस के 10। u का मान क्या है? माइनस के 25। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लॉस ऑफ हो गया जाएगा 25 और 10 का 50। 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 25 दूनी 50, 2 एकम 2। तो यहाँ से आगे हल करेंगे 1/f बराबर आ जाएगा माइनस के 3/50। तिरछे गुणा कर देंगे, f बराबर आ जाएगा पलट दो 50/3। अगर भाग दोगे 3 से 3 एकम 3, ठीक है, 20 हो गया, 2 बचा दो, 3 संग 18, 3 संग 18 चलता रहेगा। तो ये दशमलव के 2 स्थान तक फिक्स कर दो उसको। तो f का मान आ जाएगा माइनस के 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को जिसको निकट दृष्टि दोष है ना, उसको कितनी फोकस दूरी की चश्मे लगानी पड़ेगी? माइनस 16.67। और माइनस किसका होता है? अवतल लेंस का होता है। ठीक है, तो उसमें चश्मा किसका लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस का लगाना पड़ेगा, जिसकी फोकस दूरी माइनस के 6.7 हो। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। मेरे मुंह से भी निकल गया था आपको बताते वक्त, फिर भी आप गैस नहीं कर पाए, तो फिर क्या ही बताएं। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी आपके 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन और एक आने वाला है, देखिए आ चुका है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने ये सारे छाट के में बनाए गए प्रश्न है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहे किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, जो दूर बिंदु है ना 80 सेंटीमीटर दूरी पर सामने बोला है, यानी कि वी है। ये वी आपको दे रखा है माइनस का 80 सेंटीमीटर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? यानी कि एफ निकालेंगे तभी तो पता चलेगी ना प्रकृति। ठीक है, तभी पता चलेगी। और क्या बोला? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही है, परंतु दूर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करना होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन में निकट का ही है ना। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो क्या बोला है कि दूर व्यक्ति का जो दूर बिंदु नेत्र के सामने इतना दूर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो u है ना वो माइनस के इन्फिनिटी है।
दूर खिसक गया है अनंत तक, और ये जो v दे रखा है वो भी सामने है 80 सेंटीमीटर, 80। ये होगा, आपको क्या निकालना है, f का मान निकालना है। आप इसे हल करेंगे, ठीक है। सूत्र लगाओगे आप, 1/f बराबर होगा, लेंथ सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस के 1/u, है कि नहीं। तो 1/v, v का मान क्या है इन्फिनिटी, और u का मान है माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी होता है 0, 1/, किसी के बट्टे में भी इन्फिनिटी वो 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 1/v, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो v का मान है माइनस के 80। अरे यार इधर का उधर कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना मान रखने में, तभी मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो v का मान है माइनस के 80 ना, तो यहाँ रखेंगे, और u का मान इन्फिनिटी है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। और किसी के बट्टे में भी इन्फिनिटी हो वो हो जाए 0 के बराबर। तो 1/f हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 1/80, तिरछे गुणा करेंगे, f का मान हो जाएगा माइनस के 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, माइनस के 80 हो। निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। और ये चीज़ प्रश्न से भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि फोकस दूरी माइनस में, फोकस दूरी माइनस बोले तो अवतल लेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण कितना है, 38 डिग्री है। प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 49 का मान इतना होता है, ठीक है। तो देखो प्रिज्म बोला है ना, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है n बराबर, इसे याद करना पड़ेगा आपको, बिना याद करके नहीं बता सकते। साइन, ठीक है, साइन a प्लस डेल्टा m बट्टे में 2, फिर नीचे आपका आता है साइन a/2। ये सूत्र होता है बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा। आप कहोगे भैया यहाँ पर a क्या है, तो प्रिज्म का जो कोण होता है वो हमारा a होता है। हमें इस प्रश्न में a दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और जो विचलन कोण होता है, ठीक है, विचलन कोण वो हमारा डेल्टा होता है, डेल m, ये 38, ये विचलन कोण है। अब इन मानों को यहाँ रख दीजिए, तो साइन, तो a का मान है 60, ये है 38 बट्टे में 2, नीचे साइन क्या है a 60/2, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 98, 98 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, साइन 49, और ये आपका आ जाएगा साइन 30। साइन 49 का मान दे रखा 0.75, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो बट्टे का 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 0.75 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, 1.5। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन तो रख ही रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, आप करके ज़रूर आओ, ठीक है, आप करके ज़रूर आओ, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ठीक है। कह रहे हैं एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है। तो देखो आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एनी, क्यू बराबर क्या होता है एनी, एन ए, ये संबंध आपको पता ही होगा। इसे डब्बे बंद कर देता हूँ। अब आपको ए का मान पता होगा, ये सब दिया नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये चीज़ होती है। हमसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो एन की गणना करनी है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा Q/A। एक कूलाम बोला है, तो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, दिया है आवेश, Q मतलब आवेश, एक कूलाम दे रखा है, तो एक के बट्टे में E का मान क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, माइनस का 19 ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस के 19, 0 हटाओगे यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10⁻19। अब भाग देना है, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए, 16 से भाग देना है। 16 का भागा, उससे पहले देखो और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 8 से भाग दे दो
5 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 8 छंग 48, 48 घटाएंगे, 2 बचा, 0 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा, 8 पंच 40, पूरा पूरा चला गया। तो ये क्या आ जाएगा 0.625 गुणा 10 की घात 19। अब आप सार्थक अंक नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने सार्थक अंक नहीं पढ़ा है, लेकिन फ्यूचर में जब आप जाओगे 11th क्लास में फिजिक्स लेके पढ़ोगे ना, सार्थक अंक पे आंसर छोड़ना होता है, मतलब जो भी आंसर है ना पॉइंट एक दशमलव के बाद छोड़ना है। अब ये पॉइंट यहाँ है, मुझे अगर यहाँ पे लाना है, मैं तो कहूँगा तुम तो यहाँ पे छोड़ देना एग्जाम में, तुम्हारे सिलेबस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। बट अगर दशमलव को यहाँ शिफ्ट करना है ना, तो क्या होता है, लॉजिक क्या है देखो, दशमलव मेरा यहाँ शिफ्ट कैसे होगा, जब मैं 10 से गुणा करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैंने 10 से गुणा किया, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, मैंने 10 से गुणा किया तो मुझे 10 से भाग भी तो करना पड़ेगा। जब 10 से गुणा किया तो ये तो हो गया 6.25, और 10 से भाग करूँगा तो गुणा भाग में घातें घटती हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 18। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कह रहे किसी चालक का कुल आवेश इतना है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, सबसे पहले दिया क्या है, ठीक है, हम लिखेंगे दिया है, आपको क्या दिया है, आवेश दे रखा है क्यू, जो कि 8 गुणा 10 की घात -19, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि हमें n की गणना करनी है। आप सूत्र जानते होंगे कि n बराबर क्या होता है, Q/A होता है कि नहीं होता है। Q का मान दे रखा है 8 गुणा 10 की घात -19, ठीक है, लेकिन ये बोला गया कि ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह सामने ले लो। और E का मान आपको पता ही है क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है, बिल्कुल। तो आप देखेंगे ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कटम, ठीक है, दशमलव हटाओगे एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, बट्टे में 16 बन जाए 80, तो ठीक है 5 आ जाएगा। तो n का मान कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा 5। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे भी गए हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है, कह रहे किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, एम्पियर यानी कि धारा दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें बच्चों, हमें दे रखा है विद्युत धारा आई बराबर, धारा को आई से दिखाते हैं, ये दे रखा है 0.5 एम्पियर, एम की पद्धति चलती है। समय क्या दे रखा है 10 मिनट, टी बराबर 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे 6 कम से 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या किस चीज़ की गणना करनी है, आवेश की गणना करनी है, आवेश क्यू की गणना करनी है हमें। ठीक है, आप जानते हैं चूंकि क्या होता है, जो क्यू होता है ना, जो क्यू होता है आपको, वो आई गुणा टी होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। सूत्र है, आई का मान दे रखा है 0.5 और टी का मान दे रखा है 600, तो 6 पंजे 30, पीछे से 2 0 0.1 स्थान के बाद, तो क्यू का मान आ जाएगा 300, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क है मेरी तरफ से, देखते हैं आपको कितना है अभी तक समझ में। तो इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के लिए रखा है, कमेंट करके आप अपना मुझे आंसर ज़रूर बताएं, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ठीक है, किसका आंसर सही आता है, आवेश की गणना करनी है, क्यू का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए करो, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 एम्पियर यानी कि आई दे रखा है आपको 4 एम्पियर, ठीक है, मिनट टी आपको दे रखा है 1.5 मिनट, तो मिनट को बदल देंगे सेकंड में, 60 से गुणा कर दोगे, 15 छक्का 90, पीछे 0.1 स्थान के बाद,
ठीक है, तो 90 सेकेंड हो जाएंगे, 90 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, क्यू। ठीक है, आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। अभी एक क्वेश्चन किया था इससे मिलता जुलता। आई का मान कितना है 4 और टी का मान है 90। ठीक है, 4 नम 36, पीछे से 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 360 कूलम, है कि नहीं। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये जो क्वेश्चन अभी किए पिछले 10 सालों में 5 बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एन का मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न बोल रहे हैं ए से बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये बी पर है। आप देख रहे हैं ये 2 ओम 2 ओम 3 प्रतिरोध हैं सेम टाइप के, ये और ये किस में है, समांतर क्रम में, और इसके साथ ये क्या है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं। तो अगर इसका मैं नाम दे दूं कि भैया ये अगर ये R1 है, ये अगर R2 है और ये अगर R3 है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका आ जाएगा इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बोल देता हूँ, क्योंकि समांतर में तो बट्टे वाला सूत्र लगता है, 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। R2 R3 दोनों के मान सेम है, 1/2 1/2, नीचे सेम है तो ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, तो 1/R डैश हमें मिल जाएगा 1, तो R डैश का मान क्या हो जाएगा 1 ओम। अब ये इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध वो 1 आया है, ये जो 1 है और ये जो 2 है वो आपस में किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, समांतर बोल रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहे हैं चूंकि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, R1 में क्या जुड़ जाएगा, R डैश जुड़ जाएगा, तो 1 R1 हमारे पास 2 है, R डैश 1 मिला है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 ओम। तो श्रेणी का मतलब परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा बच्चों, 3 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के मैंने ढेर सारे क्वेश्चन सर्किट पर बेस्ड ऑलरेडी करा रखे हैं, हो सकेगा तो मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, या फिर अगर आप सर्च भी करोगे तो भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, किसी चालक तार के सिरों का जो विभवांतर है वो 30 वोल्ट है और धारा का मान 3 एम्पियर है। तारक में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना करनी है। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर यानी कि हीट एच किस गति से हो रहा है ये आपको बताना है। सिंपल लॉजिक पर आधारित प्रश्न है, तो सबसे पहले जो दिया है वो देखेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, विभवांतर 30 वोल्ट है, तो विभवांतर हमें क्या दे रखा है 30 वोल्ट। ठीक है, धारा का मान 3 एम्पियर, तो आई हमें दे रखा है 3 एम्पियर। ऊष्मा प्रवाह की दर निकालनी है, इसलिए ऊष्मा प्रवाह की दर, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। ठीक है, जिसका सूत्र होता है VIT। ठीक है, VIT। अगर इसका मान कैलोरी में निकालना है, देखो किसी चालक के तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है, धारा का मान 3 एम्पियर है, तार में ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो टाइम आपको दिया नहीं है, दे रखा है किसी चालक के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है, धारा का मान 3 एम्पियर है, प्रवाह की दर निकालनी है, तो मैं प्रति सेकंड के हिसाब से निकाल लूँगा। टी 1 सेकंड ले लूँगा तो प्रति सेकंड के हिसाब से बात बनेगी। ठीक है, और कैलोरी के हिसाब से मान निकालना है तो भाग दे देना होता है 4.2 से। ठीक है, तो V का मान है 30, I का मान है 3, समय का मान 1 प्रति किलो कैलोरी, कैलोरी में आ जाएगा। 4.2 से हम भाग दे रहे हैं, दशमलव हटाएंगे या 0 बढ़ जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। ठीक है, भाग देना है हमें
दो सत्ते 14, दो एक कम दो, दो पंजे, ठीक है। फिर 7 से भाग दे दो, ऊपर आ गया कितना, 150 आ गया, और आपको क्या देना है, 7 से भाग देना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, एक बचा 10 हो गया, 7 एक कम 7, ठीक है। 3 बचा 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 आता रहेगा, तो 0.2 स्थान तक ले लो, 21.42, ठीक है। आंसर आ जाएगा, मात्रक ज़रूर छोड़ना है, ये ध्यान रखिए, कैलोरी प्रति सेकंड, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैलोरी में इसलिए आया क्योंकि हमने 4.2 से भाग दिया, समय नहीं था तो अपने हिसाब से मैंने 1 सेकंड ले लिया, आंसर आ जाएगा प्रति सेकंड, इस दर से बह रहा है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लगभग हर साल पूछा गया है, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे होगा, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 250 वोल्ट, तो हमें दिया है, क्या दिया है, V बराबर 250 वोल्ट, ये दे रखा है 5 एम्पियर, I बराबर दे रखा है 5 एम्पियर, परिपथ में 25 वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, P बराबर 25 दे रखा है, पावर, कह रहे हैं 25 वाट का कितना बल्ब जल सकता है, ये आपको निकालना है, ठीक है, कितना बल्ब जल सकता है वो आपको निकालना है। देखो तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि माना N बल्ब जल सकता है, N बल्ब जल सकता है 25 वाट का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI, ठीक है। तो पावर इतनी है, इसके कितने बल्ब हैं, देखो ये है, इनके ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है ना, P बराबर VI होता है, तो N का मान हो जाएगा V इंटू आई बट्टे P, तो V का मान कितना है, V का मान है 250, और I का मान है 5, और P का मान है 25, 25 एक 25 एकम 25 0, तो 5 दाई 50, तो कितने जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। P बराबर VI होता है, इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए, ये छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहे हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, L लंबाई तथा मोटाई के तार का जो प्रतिरोध है 10 ओम है। मैंने वैसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, न्यूमेरिकल लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 मोटाई 3a है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, ठीक है। उसका प्रतिरोध क्या होगा, देखो बच्चों आपको पता होगा सूत्र क्या है, कि जो R बराबर होता है वो रो L/A होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो हमसे प्रश्न में क्या बोला गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले ये पूछा गया, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम। अब फिर बोला है L लंबाई एक मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, आपके पास एक तार है, ठीक है, उसी तार का बोला है, तो दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो सेम होगा, रो का मान सेम होता है, ठीक है। हमें क्या बोला है, इसकी जो लंबाई L है, क्षेत्रफल आपका A है, और इसका जो प्रतिरोध है ना R1, वो हमें 10 दे रखा है प्रश्न में। इसी पदार्थ का एक अन्य तार है, ठीक है, जो लंबाई है वो L/3 है पहले के कंपैरिजन में, और जो मोटाई है, ठीक है, मोटाई जो है 3a है, क्या बोला गया, 3 है, मतलब पहले के कंपैरिजन में 3 गुना है, ठीक है। उसका प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध R2 की आपको गणना करनी है, ठीक है, आपको R2 की प्रतिरोध R2 आपको निकालना है। सो ये चीज़ है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेंच है, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मोटाई है वो 3 गुना है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और यहीं पे गलती करके आ जाते हैं। तो देखो, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो।
प्रथम स्थिति में ये क्वेश्चन शानदार है। देखो प्रथम स्थिति में क्या है कि जो आर की जगह R1 रखोगे, एल आप और रो आपका वही रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों सेम टाइप के मटेरियल है ना, तो रो सेम रहेगा, एल की जगह एल रहेगा। ये क्षेत्रफल है, मोटाई, ये इसकी मोटाई होगी ना क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तार जो होता है ये वाला शिरा वृत्ताकार होता है, मोटाई हुई वो उसकी, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर की जगह ए है नॉर्मल, तो पाई आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पहला। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा था, और बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं द्वितीय स्थिति में, और इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। द्वितीय स्थिति में क्या बोला गया है, आर की जगह R2 है, रो वही है, एल की जगह पर क्या है L/3 है। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर होगा, आर क्या है पहले के कंपैरिजन में 3 गुना है, तो जो आर की जगह पे ना 3A रखना है, पाई आर स्क्वायर होता है ये। इसको हल करो, रो L/3 पाई 3×3 9A स्क्वायर। इसको और हल करो, ये जो है इसको ढंग से लिखो, रो एल, ये 3×9 27, ठीक है, इसके बट्टे 1 हो जाएगा, इसके गुणा इसके साथ, भागा इसके गुणा इसके साथ, 9×3 27 पाई ए स्क्वायर। ये आपको समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, R2 की गणना करनी है, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग देने पर, ये हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1। समीकरण 2 ये है, आर बायां वाला बाईं तरफ, दायां वाला दाईं तरफ। इधर क्या है बच्चों हमारे पास, रो एल बट्टे में 27 पाई ए स्क्वायर, और इधर है रो एल बट्टे में पाई ए स्क्वायर। ठीक, आप जानते हैं कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, रो एल गुणा पाई ए स्क्वायर बट्टे में 27 गुणे में पाई स्क्वायर गुणे में रो एल, तो रो एल से रो एल कटा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो R2 हमें ज्ञात करना है, R2 में ज्ञात करना, R1 हमें दे रखा है कितना 10, यहाँ 10 रख दो, तो ये 10 जो बट्टे में इधर के क्या जाएगा गुणे में, 10/27। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे आपका आंसर आ गया। अगर गुणा भाग कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, इतना ओम, ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल ही पूछे गए हैं, लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर ही पूछे गए थे। इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक तार के शिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। तो प्रतिरोधकता रो होता है। ठीक है, आप जानते हैं चूंकि R बराबर क्या होता है, रो L/A। ठीक है, अब प्रतिरोधकता निकालनी है यानी कि रो निकालना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R गुणा A बट्टे में L, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा, रो आपको निकालना है, प्रतिरोधकता निकालनी है, ये रो क्या हो प्रतिरोधकता। अब देखो प्रश्न में आ जाओ, तार के शिरों पर 1.5 वोल्ट, तो ये हमें V दे रखा है, ये हमें V दे रखा है, लगाने पर इतना एम्पियर, ये हमें क्या दे रखा है, I दे रखा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई, तार की जो लंबाई L, ये हमें L दे रखा है 3 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना होता है, ये हमें A दे रखा है, तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए, यानी कि रो की गणना करनी है। ठीक है, सारे मान अब हम रख दें। क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो ना तो क्या दिया है, क्या निकालना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। तो R का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, ये R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। चूंकि R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता अलग है, प्रतिरोधक तो रो से दर्शाते हैं, ये प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ओम के नियम से V/I, यहाँ लिख देंगे ओम के नियम से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
वी हमें प्रश्न में दे रखा है 1.5 और आई दे रखा है 0.5। दशमलव से दशमलव हट जाएगा 15/5, 5 दिया 15, तो आर का मान कितना आ जाएगा 3 ओम। ये हमें नहीं मालूम था, ये अब यहाँ रख देंगे। आर का मान क्या दे रख मिला हमें 3, ठीक है। ई का मान प्रश्न में दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और एल का मान दे रखा है 3, 3 से 3 कटा तो ये आ गया 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6, ठीक है। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है ओम मीटर। मात्रक ज़रूर छोड़ना है, नहीं छोड़ोगे तो आंसर नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे कर देंगे। ये आपको आंसर आ जाएगा। जो तार का प्रतिरोधकता होगा वो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम मीटर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे प्रश्न में आते हैं, और ये इस वीडियो का ना आखिरी प्रश्न है बच्चों। बाकी अभी और 28 क्वेश्चन हम आगे करेंगे, वो कल करेंगे, पार्ट 2 में मिलेगा आपको, ठीक है। पार्ट 2 का देखने से पहले जो बाकी वीडियोस चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं न्यूमेरिकल, उसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, ठीक है। फिर पार्ट 2 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहने किसी अज्ञात प्रतिरोध की प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें, देखो अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित है, तो हमें दे रखा है V बराबर 12 वोल्ट, विभवांतर आपको 12 दे रखा है। फिर हमें विद्युत धारा I कितना दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है विद्युत धारा, तो मिली एम्पियर को बदलना पड़ेगा एम्पियर में, ठीक है। और एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं, एम्पियर में बदल गया। हमें क्या निकालना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध, आर की गणना करनी है। तो यहाँ लिख देंगे ओम के नियम से। हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से तुम क्या जानते हो बच्चों, हम जानते हैं कि जो V बराबर होता है वो IR होता है। हमें R निकालना है, तो ये I बट्टे में आ जाएगा, V बट्टे I हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो V का मान दे रखा है 12, I का मान दे रखा है 2.5 और 10 की घात माइनस 3, ठीक है। 10 की घात माइनस 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 12 बट्टे 2.5 और माइनस 3 ऊपर आके प्लस का हो गया। दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, काटो, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर भाग देना है आपको 24 में 5 से, 5 चौके 20, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। पूरा पूरा भाग चला गया, तो जो आर का मान होगा वो आएगा 4.8 गुणा 10 की घात प्लस की 3, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना ओम, इतना ओम। प्रतिरोधक मात्रक क्या होता है ओम, मात्रक ज़रूर लिखना है, तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये पार्ट 1 है, बाकी इसको आज जितना भी क्वेश्चन हमने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड्स के लिए वायरल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी हिंदी मीडियम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए, बाकी जो पार्ट है मैंने ऑलरेडी करा रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगी, वो देखो। और इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको कल सुबह मिल जाएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर करना है और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल है। वायरल क्वेश्चंस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हर जगह शेयर कीजिए और क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मान के चलिए। जय हिंद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और किस टाइप की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। जो बोलोगे जो हुक्म करोगे वो मिलेगा। जय हिंद।